वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। कैसे हैं सभी? आई होप सो अच्छे होंगे। आज दोबारा से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद दीपक सर। मैं दीपक पांचाल तहे दिल से आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद दीपक सर। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। आप सभी जो व्यूज़ दे रहे हैं उसमें मैं काफ़ी खुश हूँ। इतने व्यूज़ में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपका धन्यवाद। और जो स्टूडेंट हमारे इस चैनल पर नए हैं और उनको ये वीडियोस अच्छे तरीके से प्रोवाइडेड चाहिए, अच्छे तरीके से टाइम टू टाइम अपडेटेड चाहिए, तो प्लीज़ वो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं दोस्तों आपके लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो लास्ट पॉइंट रह गया था। आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम को फिनिश करने का। हमने क्या देखा था? हमने देखा था एरोबिक रेस्पिरेशन, और उस एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने ये जाना था यानी कि अंतःश्वसी श्वसन तंत्र का जो क्रिया था, इसमें ऊर्जा बन रही थी। हमने देखा ग्लूकोज जो था वो ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के बाद पार्विक एसिड में बदल रहा था, यानी कि पार्विक एसिड में कन्वर्ट हो रहा था। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2 पार्विक एसिड बनाता है। कितने बनाता है? 2 पार्विक एसिड बनाता है। जब वो पार्विक एसिड बनकर तैयार हो जाता है, मतलब वो पार्विक एसिड बन जाता है, पार्विक एसिड बनने के बाद दूसरा प्रोसेस स्टार्ट होता है और उस सेकंड प्रोसेस में वो पार्विक एसिड से बनाता है एनर्जी। ध्यान से समझना, ये बात थोड़ी सी लिंक कर लेता हूं ताकि आपको अब की वीडियो में अच्छे तरीके से समझ में आ सके। जो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था, वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ग्लाइकोलिसिस का एक प्रोसेस हुआ था। यहाँ पर एक ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस हुआ और ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ पार्विक एसिड में बदल जाता है, यानी कि पार्विक अम्ल में बदल जाता है। फिर यहां से आगे का प्रोसेस होता है और आगे का प्रोसेस होने के बाद ये पार्विक एसिड जो होता है ये एनर्जी में बदलता है, यानी कि एटीपी में बदलता है। मैंने ये बात आपको क्लियर कर दी है, ये बात अच्छी तरीके से मैंने आपको पहले समझा दी है कि किस तरीके से ये कन्वर्ट होकर पार्विक एसिड और एक्सेट्रा इन सभी चीजों में बदल जाता है। ठीक है, यहां पर एक बात याद रखेंगे, जो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, जो एक ग्लूकोज का अणु है, अगर आपसे पूछा जाए एक ग्लूकोज का अणु कितने पार्विक एसिड बनाता है, तो आपका आंसर होगा 2 पार्विक एसिड बनाता है, यानी कि 2 अणु बनाता है पार्विक अम्ल के। पार्विक अम्ल के कितने अणु बनाए? 2। और ये जो 2 पार्विक अम्ल के अणु हैं, एक पार्विक अम्ल का अणु जो बनाता है वो बनाता है 18 एटीपी ऊर्जा। 18 मॉलिक्यूल बनाता है एटीपी के, तो 2 होंगे तो कितने होगा? 36 एटीपी बनाएगा। तो यहां बस आपसे क्वेश्चन पूछा क्या जाता है, आपसे क्वेश्चन अधिकतर ये पूछा जाता है कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कितने एटीपी ऊर्जा बनाता है, तो आपका आंसर होगा 36 एटीपी ऊर्जा बनाता है। कितनी ऊर्जा बनाता है? 36 एटीपी ऊर्जा बनाता है। मैंने ये बात आपको तब भी बताई थी, दोबारा से जान लो। जो ग्लूकोज होता है वो पार्विक एसिड में सेल के अंदर किस हिस्से में बनता है, मतलब ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस किस हिस्से में होता है, तो आपका आंसर होगा कि कोशिका द्रव का हिस्सा जो होता है, जो कोशिका द्रव वाला हिस्सा होता है वहां पर होता है। इसे क्रेब्स बोलते हैं। यहां पर जो ये होता है ये क्रेब्स चक्र होता है। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि क्रेब्स चक्र सेल के किस हिस्से में होता है, तो आपका आंसर होगा सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। समझ गए बात को? माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल? बिकॉज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही एनर्जी बन रही है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी बन रही है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। यहां तक ये बात समझ में आ गई हो आपको? बहुत इजी सी बात है। इसके बाद क्या बात थी कि जो ग्लाइकोलिसिस है, इस ग्लाइकोलिसिस की खोज किसने की, तो आप एक बात याद रखेंगे, ग्लाइकोलिसिस की खोज किसने की थी? 3 साइंटिस्टों ने की थी। एक का नाम था एम्बेडन, एक का नाम था मेयरहॉफ, और तीसरे का जो नाम था वो नाम था पार्सन। तीसरे का क्या नाम था?
पार्सन। इस एम्बिडेन को हमारा जो नाम स्टार्ट होगा ई से होगा, मेयर हॉफ का जो नाम होगा एम से होगा, और पार्सन का जो नाम होगा वो पी से होगा। इसीलिए ग्लाइकोलिसिस को कभी कभी बोल दिया जाता है, कभी क्या, ग्लाइकोलिसिस को बोला जाता है ईएमपी पथ। ई यहां से आया, एम यहां से आया और पी यहां से आया, यानी कि ईएमपी पथ। ये भी याद रखेंगे कि ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी पथ भी कहा जाता है। ध्यान से समझना बात को, एक एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिर्फ बातें वही ज्यादा बताई जा रही है, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें बताई जा रही है जो एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है और एग्जाम में अधिकतर पूछी जाती है। एक बार फिर से सुन ले, इस सभी बात को, जितनी भी बात मैंने बताई है, नोट कर ले और नोट करके नोट्स बनाए और नोट्स को रिवाइज करे पक्का। यहां तक बात क्लियर है, यहां तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देख लेते हैं कि लंग्स में होने वाली कुछ बीमारियां देख लेते हैं। इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो लंग्स है, फेफड़ों में होने वाली कुछ बीमारियां देख लेते हैं कि फेफड़ों में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। चलिए अब देखते हैं कुछ बीमारियां। जैसे फेफड़ों में होने वाली कुछ बीमारियों में पहले आ जाता है आपका नमूनिया। पहले आ जाता है नमूनिया, पहली बीमारी आती है नमूनिया। आपसे पूछा जाता है नमूनिया किसके कारण होता है, तो आपका आंसर होगा नमूनिया जो होता है वो जीवाणु के कारण होता है। जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारी है। किसके द्वारा होने वाली? जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारी है, यानी कि बैक्टीरियल डिजीज है। कैसे डिजीज है? बैक्टीरियल डिजीज है। अगर हम बात करते हैं जुकाम की, अगर हम बात करें जुकाम की, जिसे नॉर्मल भाषा में हम जुकाम बोलते हैं, इसकी बात करें तो ये किसके द्वारा होता है? तो ये होता है मिक्सो वायरस के द्वारा। किसके द्वारा होता है? तो मिक्सो वायरस यानी कि मिक्सो विषाणु द्वारा होता है। उसके बाद जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, ये तीनों अगर एक साथ हो, सर्दी, खांसी और जुकाम, अगर ये तीनों होते हैं तो ये तीनों मिक्सो वायरस। अगर जुकाम हो तो मिक्सो वायरस, लेकिन अगर ये तीनों हो तो आपको बताना है राइनो वायरस द्वारा होते हैं। किसके द्वारा? राइनो वायरस यानी कि राइनो विषाणु द्वारा होंगे। ये सारी बातें, ये अधिकतर क्वेश्चन में आती हैं बातें, ध्यान रखना इस बात को। और इन सभी बातों को एक एक करके रट ले, बिल्कुल दिमाग में सटीक बैठा ले। उसके बाद कर लेते हैं हम ब्रोनोकाइटिस। ब्रोनो देख लेते हैं, ब्रोनोकाइटिस। जो ब्रोनोकाइटिस डिजीज है, इसमें क्या होता है, जो श्वास नली होती है उस पे सूजन आ जाती है। श्वास नली पे क्या होती है? सूजन आ जाती है। श्वास नली पे सूजन आने के कारण दो हो सकती है। ब्रोनोकाइटिस क्या है? जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्यूब है, यानी कि जिसके द्वारा हम सांस लेते हैं, सांस लेने वाली ट्यूब है, जिसके द्वारा मतलब एक विंड पाइप बोलते हैं जिसको, जो विंड पाइप है वो स्वेल कर जाता है। और स्वेल करने की वजह से क्या होता है कि उससे हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। और ये सीजनल, कुछ को लोगों को सीजनल होता है और कुछ लोगों को कभी कभी ऐसा होता है कि किसी धूल के कणों की वजह से, इनकी वजह से भी ऐसा हो जाता है। तो इसके होने के दोनों कारण हो सकते हैं, मतलब कि ये जीवाणु से भी हो सकता है, ये बैक्टीरिया से भी हो सकता है, और ये वायरस से यानी कि विषाणु से भी हो सकता है। तो ये दोनों चीजें याद रखेंगे। ठीक है, कितने हो गए? 4। 1, 2, 3 और 4। पांचवे की बात कर लेते हैं। पांचवा क्या है आपका? पांचवा देख लेते हैं लंग्स कैंसर। क्या है? लंग्स कैंसर। जो लंग्स कैंसर है, ये लंग्स कैंसर, पहली तो बात ये होता किसमें है, तो आपका आंसर होगा कि ये अधिकतर दाहिने फेफड़े में होता है। किसमें होता है? अधिकतर दाहिने फेफड़े में होता है। ठीक है, दाहिने फेफड़े में। इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या चीज यूज की जाती है? तो कैंसर के लिए, यानी कि लंग्स कैंसर के लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60 का। एक थेरेपी होती है, एक थेरेपी कौन सी होती है? एक होती है सुपर वोल्टेज एक्स-रे थेरेपी। इसका भी प्रयोग किया जाता है। सुपर वोल्टेज एक्स-रे थेरेपी का भी प्रयोग किया जाता है लंग्स कैंसर में। ठीक, अब और किसका प्रयोग किया जाता है? एक होता है ब्रेटाटन एक थेरेपी होती है, एक होती है ब्रेटाटन थेरेपी। इस थेरेपी का भी प्रयोग किया जाता है लंग्स कैंसर को दूर करने में। डन हो गई बात। अब आगे चलते हैं आपने 6 पर।
6 नंबर पर आता है आपका नेक्स्ट आता है आपका फाइब्रोसिस। अब क्या आता है? फाइब्रोसिस। यहां तक दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है। अब आता है आपका फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस रोसिस। इस फाइब्रोसिस में क्या होता है? इसमें जो लंग्स है, लंग्स के अंदर के जो रेसिस है, लंग्स के अंदर के जो रेसेदार क्या है? उत्तक है। जो लंग्स के अंदर के रेसेदार यानी कि आप क्या कहेंगे कि फेफड़ों के अंदर जो रेसेदार उत्तक है उनकी संख्या बढ़ जाती है। क्या होता है? उनकी संख्या बढ़ जाती है। और उनकी संख्या बढ़ने से क्या होता है? फेफड़े सिकुड़ जाते हैं। उनकी संख्या बढ़ने से क्या होता है? फेफड़े जो होते हैं सिकुड़ जाते हैं। तो क्या होगा कि वो सिकुड़ जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। और सिकुड़ने की वजह से उनका साइज हो जाता है छोटा, उनका साइज हो जाता है छोटा। बस ये याद रखना है कि ये जो फाइब्रोसिस जो होता है वो फाइब्रोसिस किसकी वजह से होता है? तो आपका आंसर होगा फाइब्रोसिस में होता क्या है? फेफड़ों के अंदर के ये सिकुड़ जाते हैं और छोटा उनका साइज हो जाता है। उसके बाद 7वें नंबर की अगर बात करें, यहां तक दिखाई दे रहा है। 7वें नंबर की अगर हम बात करते हैं, 7वें नंबर पर 7 नंबर पर आता है आपका इन्फ्लुएंजा। क्या आता है? इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो होता है वो दो उसमें हो सकता है। एक होता है आपका बर्ड फ्लू, एक होता है ये होता है बर्ड फ्लू, और एक होता है स्वाइन फ्लू। एक क्या होता है? स्वाइन फ्लू। एक हो जाएगा बर्ड फ्लू और एक हो जाएगा स्वाइन फ्लू। जो बर्ड फ्लू होता है, जो इसमें इन्फ्लुएंजा में जो स्वाइन फ्लू होता है, एक मिनट, इन्फ्लुएंजा में जो स्वाइन फ्लू होता है, जो बर्ड फ्लू होता है, बर्ड फ्लू देखो बर्ड में आप इस तरीके से आ सकते हो, याद रख सकते हो, BIRDS, बर्ड्स फ्लू। बर्ड्स में कितने? 5 लेटर्स है। तो आप क्या काम करोगे? N1H5 ये याद रखोगे। इस वायरस के द्वारा होता है, इस वायरस के यानी कि इस विषाणु के द्वारा होता है, N1H5 द्वारा होता है आपका बर्ड्स फ्लू। अब देखो स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू को इसमें कितना था? ये कर दो N1H1। जब N1H1 वायरस द्वारा होता है आपका स्वाइन फ्लू, और जो ये बर्ड फ्लू होता है वो होता है N1H5 वायरस के द्वारा होता है। ये कितने हो गए? 7 हो गए। एक और देख लेते हैं, एक देख लेते हैं हम क्या कहते हैं इसको? अस्थमा, जिसे हम दम्मा भी कहते हैं। 8वें नंबर पर देख लेते हैं अस्थमा। अस्थमा जिसे दमा भी कहा जाता है। ये क्या है? ये एक एलर्जी रोग है। ये एक क्या है? एलर्जी रोग है। इस एलर्जी रोग ये दोनों तरीके से हो सकता है, वायरस से भी हो सकता है और किससे भी हो सकता है? जीवाणु से भी हो सकता है। लेकिन अधिकतर ये जीवाणु के कारण होता है, वायरस के कारण ये बहुत कम होता है। यहां तक डियर स्टूडेंट सभी को बात समझ में आ रही है? सभी को आई होप सो ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट और चीज देख लेते हैं, क्या है? एक और बता देता हूं मैं, जो आजकल वैसे भी इससे बहुत बातें चल रही है। 9 नंबर पर सार्स। एक क्या हो जाएगी? सार्स। इसके जो फुल फॉर्म होती है सार्स की फुल फॉर्म होती है आपकी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम ये किसके कारण होता है? तो आपका आंसर होगा ये कोरोना वायरस के कारण होता है। ये कोरोना विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? कोरोना विषाणु के कारण होता है। जो आजकल जो कोरोना वायरस वाली बात चली, कोविड-19 की बातें चल रही है, उसमें कौन सा वायरस है? कोरोना वायरस का नाम है। किसका नाम है? कोरोना वायरस का नाम है। इसमें क्या होता है? एक नमूनिया की जैसी शिकायत होती है। नमूनिया में क्या होता है? पसलियां चलना और सांस लेने में दिक्कत होना, दर्द होना, यही सारी चीजें होती हैं इस कोरोना वायरस में। और इस कोरोना वायरस में ये सारी चीजें होती हैं। तो जिस भी इंसान को ये, जिस भी ह्यूमन बींग्स को ये डिजीज होती है, उसे सांस लेने में दिक्कत होती है, जिसके कारण वो
प्रॉपर सांस नहीं ले पाता, और सांस ना लेने की वजह से उसको क्या होती है, पसलियों में दर्द होने लगता है और उसको पेन होता है सांस लेने में, इसीलिए ज़्यादा दिक्कतदायक होता है। ये वाला पॉइंट आपका फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ब्लड स्टार्ट किया जाएगा और ब्लड को अच्छे तरीके से कोशिश की जाएगी कराने की। आज की वीडियो को यहीं रखते हैं। फिर से लास्ट वीडियो में लास्ट एंडिंग में आपसे एक हल्की सी रिक्वेस्ट है कि अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।